हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम क्लास 12th के बारे में जो मैथ्स की बुक है उसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जिसके वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज यानी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मेरे वीडियो के द्वारा देखे नहीं हैं तो वो देखे समझे कंप्लीट करवा रखे हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट है, सेकंड की अलग है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5, जो बहुत ही काम की एक्सरसाइज है, जिसके बिना आगे की एक्सरसाइज होना मुश्किल होगा। जैसे 6 एक्सरसाइज है, 7th 8th 9th तक 9 10 तक। तो वो एक्सरसाइज करने से पहले अपन एक्सरसाइज 5th स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5 या चैप्टर 5 कह सकते हैं। एक्सरसाइज 5th जो है क्लास 12 की, उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता या तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। क्लास 11th में हमने लिमिट पढ़ी थी, सीमा पढ़ी थी। लिमिट सीमा के बारे में पढ़ा था क्लास 11th में। लिमिट कि कोई भी फलन होता है उसकी लिमिट कब एग्जैक्ट होती है, कब एग्जिट नहीं होती है, सीमा विद्यमान कब होती है, कब नहीं होती है। तो सीमा के लिए, विद्यमान के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा थी कि अगर बाई सीमा फलन की बाई सीमा बराबर हो जाए फलन की दाई सीमा, तो उस स्थिति में फलन की सीमा विद्यमान होती है, अन्यथा नहीं होती है। यानी कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू हो जाए राइट लिमिट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए पे माइनस लगा दे, माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट ए से छोटा, या ए माइनस एच भी कर सकते हैं, एच टेंड्स टू 0 करके। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। यानी ये लिमिट कहां पर चेक हो रही थी, x बराबर a पे चेक करनी हो, तो उस स्थिति में अगर ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होती है तो उसमें क्या होती है, सीमा विद्यमान होती है। ये क्लास हमने 11th में पढ़ा था सीमा के बारे में। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। सबसे पहले सतत होता क्या है, सतत फलन होता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सतत या सातत्यता भी बोल सकते हैं सतत फलन के बारे में। कंटिन्यूअस फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। सतत फलन हम पहले सबसे पहले आलेखीय विधि या अभिलेखा चित्रण विधि उससे देखते हैं। आलेखीय विधि क्या होती है? आलेखीय विधि से हमें कैसे पता चलता है कि कोई फलन सतत है या नहीं है? आलेखीय विधि से हम पता कर सकते हैं जिस फलन का, जो फलन जिसका आप ग्राफ बना सकते हैं, जिस फलन का आप ग्राफ बना सकते हैं, उस ग्राफ को आप बिना पेंसिल उठाए, जिस फलन का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस भी फंक्शन का आप ग्राफ बना रहे हो, उस ग्राफ को आप बिना पेंसिल या चौक, जैसे मेरे चौक है, चौक उठाए अगर आप बना लेते हैं तो वो फलन उस प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। जैसे एक फलन की बात करता हूं, एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4, इसकी बात करता हूं। ये कौन सा फलन है? क्योंकि x की पावर 1 है, रैखिक है, लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन रैखिक फलन है।
अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, जब ये एफ एक्स को हम वाई भी मान सकते हैं। जब x 0 होता है तो y का मान क्या हो जाता है 4, x 0 तो y 4 यहाँ कहीं होगा एक बिंदु। जब y 0 होता है तो x का कितना हो जाएगा -4/5, तो -4/5 यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे कंटिन्यू, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि रेखिक है, तो ये कंटिन्यू आगे इधर चलता रहेगा और इधर भी आप बिना पेंसिल उठाए आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार का फलन, रेखिक फलन, ये हमेशा क्या होता है अपने प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। तो ये रेखिक फलन सतत है। हमने किससे देखा, ये आलेखीय विधि से, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है, यानी कि बिना पेंसिल उठाए हमने बना दिया। एक और बात करता हूं जो सतत नहीं है, जैसे मैं फलन की बात करता हूं tan x का हमने क्लास 11 में ग्राफ देखा है। tan x का ग्राफ कैसे होता है, ये x और ये y होगी, ये यहाँ पे π/2 ले लेता हूं, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ 3π/2 हो गया, π/2 पे एक y के समाकलन लिख देता हूं और इधर -π/2 हो गया। tan 0 पे 0 होता है, π/2 पे अनंत होता है और -π/2 पे माइनस अनंत हो जाता है, इस तरह से। फिर उसके बाद tan π पे वापस 0 हो जाता है और tan 3π/2 पे अनंत होता है और π/2 पे इधर तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए tan का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया -π/2 से π/2, इस अंतराल में -π/2 से π/2 में ये कंटिन्यू ग्राफ बन रहा है, कहीं भी टूट नहीं जाए, कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन जैसे π/2 के आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मेरे को चौक उठा के यहाँ आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, π/2 पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए यानी कि ये लाइन अलग बनानी पड़ी, इसके लिए अलग चौक चल रही है, अब उठानी पड़ी मेरे को चौक, फिर ये लाइन बनानी पड़ी। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और कहाँ पर कंटिन्यू नहीं है, π/2 पर। tan कहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा, π/2 पे कंटिन्यू नहीं होगा, 3π/2 पे, 5π/2 पे, यानी π/2 वाली सीरीज पे कंटिन्यू फलन नहीं होगा tan x। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आलेखीय विधि से अगर किसी फलन का ग्राफ सीधा बन रहा है, यानी बिना पेन या पेंसिल उठाए सीधा डायरेक्ट बन जाए, तो वो फलन कंटिन्यू फलन होता है। लेकिन बीच में कहीं पेंसिल या पेन को उठाना पड़ रहा है तो वहां पर वो फलन असतत होता है। तो इस प्रकार से आलेखीय विधि से हमने देखा था। लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनके हम ग्राफ बना नहीं सकते, तो ग्राफ बना नहीं सकते तो उनका हम सततता असततता कैसे पता करें, उसके लिए एक कौशी की परिभाषा है, जो सांतत्यता के लिए कौशी की परिभाषा है। उस कौशी की परिभाषा से हम बताएंगे कि कौन सा फलन सतत है और कौन सा असतत है। ग्राफ बड़ा अपने सिलेबस में है नहीं, ये तो एक नॉर्मल जानकारी है कि सतत होता क्या है, असतत होता क्या है, ग्राफ से हमें पता चलेगा। लेकिन कौशी की परिभाषा है वो हर एक फलन के लिए लागू है, चाहे वो कोई भी फलन हो। तो उसमें कौशी की परिभाषा देखते हैं, सांतत्यता के लिए कौशी की परिभाषा के लिए कौशी की परिभाषा या कौशी परिभाषा, कौशी's डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। क्या है कौशी की परिभाषा, कोई भी फलन एक मानते हैं f(x), वो f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर सतत कहलाता है। परिभाषा क्या है, कोई फलन f(x) उनके प्रांत के बिंदु, प्रांत d मान लेते हैं, डोमेन के बिंदु A पर सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस होता है, यदि किसी स्वेच्छ यानी कि अपनी इच्छा से
स्विच सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, ये ई की तरह होता है, ई नहीं होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो कि कितना भी छोटा क्यों न हो, वो के संगत एक धनात्मक संख्या डेल, एस को इस तरह घुमा दिया, डेल इस प्रकार विद्यमान हो ताकि या कि मोड एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी कि एफ एक्स फलन था और ए पर हम सांतत्य की चेक कर रहे हैं, तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, कब मोड एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन डेल होना चाहिए, क्योंकि एक धनात्मक संख्या इसके मोड लगे हुए, एप्सिलॉन क्या है, धनात्मक संख्या है, तो ये धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये एप्सिलॉन कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत सूक्ष्म संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, तो इस प्रकार से ये कौशी की परिभाषा कहलाती है। तो कौशी की परिभाषा हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बार जो क्लास 12 का पेपर आया था, जो 2020 का 19-20 का, उसमें 2 डेफिनेशन पूछी हुई थी, एक तो पूछी हुई थी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है और एक अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में पूछा था। एक जो एक्सरसाइज है ये एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसमें से जो एक डेफिनेशन पूछती थी सुसंगत हल क्या होता है उसके बारे में, तो ये ध्यान रखना कौशी की है। ये परिभाषा जो है, इस परिभाषा के आधार पर हम फलनों को सतत नहीं करेंगे, अपने लिए यहाँ क्लास 12 में एक वैकल्पिक परिभाषा दे रखी है, उसी परिभाषा से आप क्या करेंगे, प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब वो वैकल्पिक परिभाषा क्या है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सातत्यता के लिए वैकल्पिक परिभाषा, वैकल्पिक परिभाषा देखते हैं क्या है वैकल्पिक परिभाषा, उसके बारे में देखते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बेसिक है, यहाँ से अब चैप्टर अपना स्टार्ट होगा। ये कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहाँ से अब जो स्टार्ट हो रहा है वो एक एक चीज आपको बारीकी से देखनी है, समझनी है, और उसको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो उससे पहले कंसेप्ट को जानते हैं। सातत्यता के लिए वैकल्पिक परिभाषा, वैकल्पिक परिभाषा क्या है? वैकल्पिक परिभाषा जैसे लिमिट के बारे में हमने अभी सुना था कि लिमिट कब एग्जिट होती है, कब नॉट एग्जिट होती है। एग्जिट कब होती है? लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होती है तो एग्जिट होती है, यानी बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर होती है। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि वैकल्पिक परिभाषा ये क्या है कि फलन f(x) प्रांत d के बिंदु A पर सतत कहलाता है यदि x बराबर a पर, यानी बिंदु A पर फलन की सीमा fa के बराबर हो। तो कोई भी फलन सतत कब होगा? जब फलन की सीमा वो खुद फलन के x बराबर a के मान पर बराबर हो।
जैसे इसको शॉर्ट में समझा जाए, यानी कि बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा बराबर हो दाईं सीमा, ये तो सीमा विद्यमान होगी, बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर होगी, और उसी का मान किसके बराबर हो गया, फलन के मान के बराबर हो गया। x बराबर a पर फलन का मान, यानी कि बाईं सीमा को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पर बात करनी है तो a नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ये दाईं सीमा होगी, fx बराबर ये हो जाएगा fa, फलन का मान fa। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो उस समय फलन क्या होगा, सतत फलन होगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी बिंदु पर आपको सतत फलन के बारे में पूछे कि x बराबर 3 पर fx को सिद्ध कीजिए कि ये सतत फलन है, तो हम बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, फिर उसके बाद फलन का मान उस बिंदु पर निकालेंगे। अगर वो तीनों बराबर आ रहे हैं तो सतत फलन है, अन्यथा सतत फलन नहीं है। तो इस प्रकार से सतत फलन के बारे में हम देखेंगे। अब बात करते हैं एक बिंदु पर दाईं ओर से सतत और बाईं ओर से सतत। अब आगे बात करते हैं एक बिंदु पर दाईं ओर से सतत और बाईं ओर से सतत। ये साथ में नोट करते रहना अपनी नोटबुक में ताकि काम आएंगे। बिंदु x बराबर a पर बाईं ओर से सतत फलन, बाईं ओर से सतत फलन। अब x बराबर a पर बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से सतत फलन, यानी कि x बराबर a पर बाईं जो लिमिट है वो फलन के मान के बराबर हो जाए। वो कब होगा, ये कब हो जाएगा, जब लिमिट यानी कि बाईं सीमा बराबर हो जाए fa के, या यूं कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, बाईं a नेगेटिव होती है, fx बराबर fa, ये बाईं ओर से सतत कहलाता है। यानी इसमें दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये दो बराबर है तो बाईं ओर से सतत है। इसी प्रकार बिंदु x बराबर a पर दाईं ओर से सतत, दाईं ओर से सतत फलन, सतत फलन। अब दाईं ओर से सतत फलन यानी कि दाईं सीमा फलन के मान के बराबर हो जाए, यानी क्या हो जाए इसमें कंडीशन ये हो जाएगी कि दाईं सीमा जो होगी, दाईं सीमा वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी fa के बराबर हो जाएगी। यानी यूं कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, दाईं सीमा में प्लस लगता है, fx इक्वल टू fa। अगर ये हो जाए तो उसका मतलब वो है किस ओर से सतत, दाईं ओर से सतत, और ये आपस में बराबर हो जाए तो पूरा फलन ही क्या है, सतत है। यानी बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर हो जाए तो वो फलन क्या होता है, सतत फलन होता है। ये ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना नोट करके, लेफ्ट लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बाईं सीमा है, बाईं सीमा जो है कई इस तरह से भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये जो है इसके बराबर ये सेम ही a x टेंड्स टू a नेगेटिव f, ये एक ही चीज है, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। इसी प्रकार दाईं सीमा को इससे लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। कहां पर है, ये a पर बात होती है,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। a पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, a प्लस एच, और a नेगेटिव का मतलब क्या होता है, a माइनस एच होता है। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट लिमिट को ये भी नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, राइट लिमिट को ये भी दे सकते हैं। ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, विवर्त अंतराल में जो सतत फलन होता है वो कैसे होता है। विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल जो होता है उसमें कैसे होता है। अब ये तो है किसी बिंदु पर, ये जो सतत फलन है वो किस पर है, कोई बिंदु पर है। अब है विवर्त अंतराल में, कोई अंतराल दे देंगे, इस अंतराल में बताइए कि सतत फलन है। तो सबसे पहले विवर्त अंतराल में सतत फलन, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल जो होता है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, विवर्त इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन होता है यानी ये खुला होता है, खुला भी लिख सकते हैं इसको। विवर्त अंतराल में सतत फलन, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक फलन fx, नाम दे दिया फलन का fx, विवर्त अंतराल, विवर्त यानी कि ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल कौन सा होता है, विवर्त, ये छोटा ब्रैकेट a कोमा b में सतत फलन कहलाता है यदि अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। अब समझे इसको क्या है, विवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है, विवर्त अंतराल का मतलब होता है खुला ब्रैकेट, यानी कि इसमें छोटा ब्रैकेट होता है, छोटे ब्रैकेट में a शामिल नहीं होता है, a से जस्ट बड़ी, हल्की सी बड़ी वो इस अंतराल में शामिल हो जाएगी, b शामिल नहीं होता, b से जस्ट छोटी संख्या यानी कि वो क्या हो जाएगा, छोटी, यानी कि b से जस्ट छोटी संख्या वो इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। अब इस पे a पर कौन सी सीमा विद्यमान होनी चाहिए, a पर जो राइट सीमा है वो विद्यमान होना चाहिए, यानी a से बड़ा और b से छोटा, इस a पर। तो a फलन का f a पे मान नहीं निकालेंगे क्योंकि a शामिल ही नहीं है, a से बड़े पे और b से छोटे पे देखेंगे क्योंकि a और b इसमें शामिल नहीं होता है। तो विवर्त अंतराल में फलन सतत कब कहलाता है कि a b के अंदर, a और b के बीच में जो भी बिंदु आएंगे उन सब बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, तभी वो विवर्त अंतराल में क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं विवर्त अंतराल के बाद बात करते हैं संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल, संवर्त जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद, क्लोज यानी बंद, बंद ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, खुला ब्रैकेट इसको बंद बोलते हैं। बंद कैसे, में सतत फलन, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन, अब देखते हैं आगे। एक फलन, इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखना, एक फलन fx संवर्त अंतराल कौन सा, ये ब्रैकेट a कोमा b, ये ब्रैकेट दोनों शामिल होता है, यानी कि इसमें a शामिल होता है, b शामिल होता है, में सतत
फलन कहलाता है यदि, अब इसमें 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट विवर्त अंतराल AB में सतत होना चाहिए, पहली कंडीशन। यानी A और B को छोड़कर A और B के बीच में जितने भी बिंदु है उन सब पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन x बराबर a पर, क्योंकि a इसमें शामिल होता है तो a से कम नहीं ले सकते, यानी a माइनस h, यानी कि लेफ्ट लिमिट हम नहीं निकाल सकते इसमें, लेकिन a प्लस h राइट लिमिट तो निकाल सकते हैं। यानी कि x बराबर a पर दाईं सीमा, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट निकल नहीं सकती, a से छोटा नहीं ले सकते, a से बड़ा या a के बराबर लेंगे, तो दाईं सीमा जो है वो बराबर होनी चाहिए fa के बराबर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx जो है fa के बराबर होना चाहिए a पर। इसी प्रकार एक तीसरी कंडीशन और हो जाती है, x बराबर b पर कौन सी सीमा होनी चाहिए, बाईं सीमा, b पर बाईं सीमा, क्योंकि b प्लस h नहीं कर सकते अपन, b से ज्यादा नहीं जा सकते, b से कम जा सकते हैं। तो अगर इस b पर लिमिट की बात करें तो b प्लस h दाईं सीमा, b माइनस h बाईं सीमा, तो b प्लस h दाईं सीमा तो होगी नहीं, तो कौन सी सीमा होगी, बाईं सीमा। तो इसका मतलब यहाँ पर बाईं सीमा किसके बराबर होगी, fa के बराबर होगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx बराबर जो होगा fa के बराबर। इस प्रकार से ये सतत फलन की बात होती है। इतने ही आपके इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 3 प्रकार से प्रश्न होते हैं इसमें, लिमिट में डिफरेंशिएबिलिटी भी, आगे जो अवकलनीयता है वो भी इसी से संबंधित होगी, सेम इसी प्रकार होगा। सतत की जगह वहाँ क्या हो जाएगा, अवकलनीयता की बात हो जाएगी, वहां पर लिमिट नहीं निकाली जाएगी, वहां पर अवकलनीयता के लिए सूत्र लगेगा, उस सूत्र से करेंगे। तो 3 मेन पॉइंट हो गए। पहला, x बराबर a पर सतत कब कहलाएगा, एक बिंदु पर, पहला तो एक बिंदु पर सतत फलन कब कहलाता है। दूसरा, विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में सतत कब कहलाता है। तीसरा, सैवर्त अंतराल में सतत फलन कब कहलाता है। सबसे पहले रिपीट करते हैं, एक बिंदु पर सतत, जैसे x बराबर a, एक बिंदु दे दिया, उस पर सतत कब कहलाता है, जब x बराबर a पे बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर fa, तो वो सतत फलन होगा। फिर विवर्त अंतराल में कब कहलाता है सतत फलन, विवर्त अंतराल जैसे a दे दिया, a और b शामिल नहीं होता, तो a और b के प्रति a और b के मध्य, जो भी a और b के मध्य प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन होना चाहिए। a और b शामिल नहीं होता तो ये विवर्त अंतराल होता है। फिर उसके बाद है सैवर्त अंतराल। सैवर्त अंतराल मतलब a और b शामिल हो जाते हैं, तो इस सैवर्त अंतराल में कब सतत होता है, तो सबसे पहले सैवर्त अंतराल पे a पर दाईं सीमा जो है वो fa के बराबर होनी चाहिए, a पर दाईं सीमा विद्यमान होनी चाहिए, फलन के मान के बराबर होनी चाहिए, b पर बाईं सीमा विद्यमान होनी चाहिए जो फलन के मान के बराबर होनी चाहिए, तथा विवर्त अंतराल ab में भी क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी a और b के बीच में जो प्रत्येक बिंदु है उन पर दाईं बाईं सीमा सारे बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सतत फलनों के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ हम फलनों के उदाहरण लेते हैं, कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस फलन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ फलन होते हैं जो हमेशा के लिए सतत होते हैं अपने प्रांत में, और कुछ फलन होते हैं जो कोई फिक्स बिंदु होता है उस पर असतत फलन होते हैं। अब सतत फलन की बात करते हैं जो हमेशा सतत फलन होते हैं। कुछ सतत फलन, सब कंटिन्यूअस फंक्शन,
कुछ सतत फलन क्या होते हैं? सतत फलन ऐसे फलन जो अपने प्रांत में हमेशा सतत होते हैं, वो सतत फलन कहलाते हैं। और ऐसे फलन जो कोई भी एक बिंदु पर अगर सतत नहीं है, असतत है, तो वो असतत फलन कहलाते हैं। जैसे सतत फलन में हम ले सकते हैं तत्समक फलन। सतत फलन में सबसे पहला तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि f(x) बराबर x, इसका प्रांत क्या होगा? r होगा। x बिलोंग्स टू r की प्रत्येक बिंदु पर यह सतत फलन होता है। रीजन भी इसका देख सकते हैं। इसका जब ग्राफ बनाते हैं f(x) बराबर x का, तो ग्राफ कैसे बनता है? f(x) बराबर x का ऐसे बनता है। तो ये फलन, ये जब ग्राफ बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, क्या ये कभी कटेगी? क्या ये कभी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे या ऊपर नीचे जाएंगे? पेंसिल को मेरे को उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा। f(x) बराबर x सतत फलन होता है हमेशा। वैसे ये रैखिक फलन है, रैखिक फलन भी हमेशा सतत फलन होते हैं। तो ये सतत फलन। दूसरा एक लेता हूं मैं, अचर फलन। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, जैसे f(x) बराबर क्या है? c है। c क्या है यहाँ? c बराबर है अचर, कांस्टेंट। c प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे f(x) बराबर आ गया 5 आ गया या -5 आ गया। इसका ग्राफ y बराबर c, तो y बराबर c यहाँ मान लिया। ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, y बराबर c का, y बराबर c x के समांतर बनेगा। y हमेशा c रहेगा, x चेंज होता रहेगा। तो ये हमेशा, क्योंकि एक लाइन सीधी लाइन बनती रहेगी, ये कहीं भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये अचर फलन क्या होते हैं? हमेशा सतत फलन होते हैं x बिलोंग्स टू r में, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए। फिर उसके बाद 3 नंबर बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन कौन से होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा पद होते हैं। जैसे ax प्लस b, ये रैखिक फलन है, ये हमेशा सतत होता है क्योंकि इसकी एक सीधी लाइन बनती है। फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती है, ये भी बहुपद है, ये भी हमेशा सतत फलन होगा। इसी प्रकार ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये बहुपदीय फलन है, ये हमेशा क्या होते हैं? सतत फलन होते हैं प्रत्येक प्रांत में। इसके सबके प्रांत में ये हमेशा सतत फलन होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। कई त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जो सतत होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में सिर्फ 2 ही फलन होते हैं जो हमेशा सतत फलन होते हैं। एक sin x होता है और एक cos x होता है। ये 2 फलन हमेशा क्या होते हैं? सतत। क्योंकि sin x का ग्राफ कैसे होता है? sin x का ग्राफ ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, इधर भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, ये sin x का। और cos x का ग्राफ कैसे होता है? cos x का ग्राफ यहाँ ऊपर से चलता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे, इस प्रकार कंटिन्यू, यानी बिना पेंसिल उठाए इनको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय फलन भी हमेशा क्या होते हैं? सतत फलन होते हैं। ये ध्यान रखने हैं कि सतत फलन कौन कौन से होते हैं। जैसे तत्समक फलन हो गया, अचर फलन हो गया, बहुपदीय फलन हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इसके अलावा सतत फलन में निरपेक्ष मान फलन होते हैं और इसके अलावा लघु गणकीय फलन होते हैं। इसके अलावा एक चर घातांकी फलन भी होता है। चर घातांकी कौन से फलन होते हैं? 5वां चर घातांकी फलन, जैसे f(x) बराबर a की घात x, जहां a पॉजिटिव होना चाहिए, a की घात x, चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। e की पावर x भी हो सकती है। इसके अलावा लघु गणकीय यानी लॉगरिथम लघु गणकीय फलन, f(x) बराबर log x, आधारी मान लेते हैं f(x) बराबर log x, ये भी क्या होता है? एक सतत फलन होता है।
इसके अलावा निरपेक्ष मान फलन एक और होता है, निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान वाले मोड वाले, मॉड्यूलस वाले, जैसे मोड x हो गया, x प्लस मोड x हो गया, x माइनस मोड x हो गया। इस प्रकार के फलन भी सतत फलन होते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो सतत नहीं होते हैं, असतत होते हैं, हमें कोई न कोई बिंदु पर असतत कहलाते हैं, जैसे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये फलन जो है नॉर्मल बेसिक चीज ध्यान रखनी है, बाकी इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि साइन एक्स और कोस एक्स के इनके जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बिना पेन पेंसिल उठाए आप बना सकते हैं इन सब के ग्राफ आसानी से। फिर असतत फलन है, असतत फलन में सबसे पहले आता है असतत फलन। असतत फलन, असतत फलन क्या होता है कि अपने प्रांत में कोई न कोई एक बिंदु ऐसा होता है, कोई न कोई एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर वो फलन सतत नहीं होता। सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इस पूर्णांक फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता क्या है महत्तम पूर्णांक फलन? जैसे f(x) बराबर ले लिया, ये ब्रैकेट बना होता है, इसके अंदर लिख दिया x माइनस a, यानी ये इस तरह का ब्रैकेट बना होता है, ये महत्तम पूर्णांक होता है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है महत्तम पूर्णांक फलन में, जैसे x जो होता है वो एक पूर्णांक होता है, और वो पूर्णांक कैसे होता है? छोटे से छोटा पूर्णांक होता है, छोटा पूर्णांक होता है x जो है, x क्या है? x पूर्णांक है और छोटा पूर्णांक है, यानी जो संख्या दे रखी है उससे छोटा पूर्णांक है या उसके बराबर है। जैसे इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखो। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। कैसे? जैसे x की जगह 0 लिया तो 0 पर 0 ही होता है, 0 पर 0, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, 4 ले लिया, इधर 1 2 3 4, x 0 है तो ये 0 ही रहेगा। x जैसे ही 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, ये 1 पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1, लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से 1 पर हमेशा ये 0 रहेगा, 0 से 1 पर हमेशा, यानी कि x 0 से 1 से कम है, 0 से लेकर जैसे 0.9 हो गया, 0 से लेकर 0.9 हो गया, तो इनमें से छोटा पूर्णांक कौन होगा? छोटा पूर्णांक 0 होगा, तो 0 से 1 पर हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये ग्राफ क्या रहेगा? ऐसे इसके ऊपर रहेगा, 1 तक नहीं जाएगा, 1 से पहले तक नहीं जाएगा। फिर जैसे 1 से 2 जाता हूं, 1 से 2 जाता हूं, 2 शामिल नहीं होगा, 2 से कम, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, तो उसका फलन का मान क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन में मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1 से 2 में, 1 से 2 में इसका मान कितना हो जाएगा? 1 से 2 में इसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। या फिर 2 से 3 में इसका मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, 2 ही रहेगा, 3 के बराबर नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार 3 से 4 में 3 हो जाता है। इसी प्रकार इधर चलता रहता है, -1 से 0 में -1 हो जाता है, 0 शामिल नहीं होता है। फिर -2 से -1 में -2 हो जाता है, इधर -3 हो जाता है। तो ये ग्राफ देखो हर बिंदु पर टूट रहा है, 0 पर टूट रहा है, ये यहाँ टूट गया, 1 पर टूट गया, 2 पर टूट गया, 3 पर टूट गया, यानी एक ही कंटिन्यू ग्राफ नहीं बन सकता, यानी चौक मेरे को बार बार उठानी पड़ रही है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है एक असतत फलन होता है। देखो महत्तम पूर्णांक फलन का मान कैसे निकलता है? महत्तम पूर्णांक फलन में विशेष तौर पे ये बता देता हूँ, जैसे महत्तम पूर्णांक फलन में ब्रैकेट में अपने को इस तरह महत्तम पूर्णांक है, ब्रैकेट में आपको दे दिया 1.4, तो इसमें से आपको न्यूनतम पूर्णांक लेना है। 1.4 का न्यूनतम पूर्णांक, 1.4 का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? 1। ऐसे लिखा गया
-1.4 तो -1.4 का न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम मतलब कम, तो कम इससे क्या होगा, माइनस में 1.4 है और कम करेंगे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, न्यूनतम कम, माइनस में कम होता जाता है, यानी कि जो चीज दे रखी है उससे कम। और ऐसे आ जाए कि 2 है, ये 2 पर तो 2 ही रहेगा, -1 है तो -1 पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे आ जाए पूर्णांक में, महत्तम पूर्णांक में 3.6 है तो इसका मान क्या रहेगा, 3 आएगा। 3.9 भी आ जाए तो इसका मान क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। लेकिन ये आ जाए 4.1 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच में 2 शामिल नहीं है, 1 से लेकर 1 शामिल कर लो, 2 के साथ 2 शामिल नहीं है तो उसका मान 1 से लेकर 2 के बीच में क्या रहेगा, 1 न्यूनतम पूर्णांक होता है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। महत्तम पूर्णांक क्या होता है, अधिकतम पूर्णांक जो x से कम या बराबर होता है। यहां पर इसका क्या अर्थ होता है, अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक जो x से कम या बराबर होता है, ये महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात होती है। अधिकतम पूर्णांक जो x से कम, ध्यान रखना, x से कम या उसके बराबर होना अधिकतम चाहिए। जैसे मैं लिखा हूं यहां, एक लिख दिया मैंने 5.7, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो अब इसमें क्या है, अधिकतम पूर्णांक जो x से कम, x कौन है यहाँ, 5.7 या x के बराबर, तो इसका मान एक पूर्णांक संख्या आती है। तो 5.7 इसके बराबर ले तो वो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो बराबर वाला तो कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर लागू, अधिकतम पूर्णांक जो x से कम है, तो x से कम बड़े से बड़ा पूर्णांक क्या है, इससे कम 5.7 से कम बड़े से बड़ा पूर्णांक क्या है, 5 ही। ऐसे ही आ जाए -5.7, ये आ जाए। अब ये भी एक पूरा पूर्णांक तो है नहीं, तो 5.7 -5.7 पूर्णांक नहीं है, तो -5.7 से क्या लिख रहा है, से कम, -5.7 से कम पूर्णांक, तो -5.7 से कम पूर्णांक क्या होता है, -6 होता है। इसका मान कितना होगा, -6 होगा। इस प्रकार से आपका ये महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बता दिया। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत फलन होता है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन भी एक असतत फलन की श्रेणी में होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, कुछ त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, जैसे त्रिकोणमितीय फलन की मैं बात करता हूं, f(x) बराबर 10x और इसके अलावा 10x के अलावा sec x, 10x और sec x, ये जो फलन होते हैं, ये जो फलन होते हैं, x बराबर π/2, 3π/2, 5π/2, इन पे हमेशा असतत होते हैं, क्योंकि इन पे 10π/2 का मैंने ग्राफ पे बता दिया था, 10x का π/2 भी मैंने ग्राफ पे बता दिया था। sec का 3π/2 पे देखेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय में f(x) बराबर cot x और cosec x, ये जो होते हैं x बराबर 0, पाई, 2π, 3π, यानी कि कह सकते हैं n, इन पे क्या होते हैं, असतत फलन होते हैं। इन बिंदुओं पे असतत फलन होते हैं। ऐसे बहुत सारे फलन और होते हैं जो असतत होते हैं, जैसे 1/x, 1/x, x बराबर 0 पे असतत होता है, क्योंकि x बराबर 0 पे इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, -अनंत आ जाएगी, और राइट लिमिट क्या आ जाएगी, +अनंत आ जाएगी। इस वजह से ये असतत हो जाएगा।
तो इस प्रकार से कई फलन होते हैं जो असतत फलन होते हैं। फिर सतत फलनों के गुणधर्म के बारे में देखते हैं। सतत फलन के गुणधर्म देखते हैं। अगर कोई गुणधर्म नॉर्मल से बता देता हूं, दो फलन है f(x) और g(x), एक f(x) है एक g(x) है, दोनों फलन सतत है, तो दोनों का योग और घटाव हमेशा सतत फलन होगा। दोनों का गुणनफल f(x) into g(x) वो भी हमेशा सतत फलन होगा। दोनों का जो डिवाइड होगा f(x) बटा g(x), बस g(x) 0 नहीं होना चाहिए, वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, सतत ही होगा। और f और g भी हमेशा क्या होगा, सतत होगा। यानी कि f सतत फलन है, g सतत फलन है, तो g और f भी क्या होगा, सतत फलन होगा। इस प्रकार से सतत फलनों के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको 3 मेन पॉइंट बताइए मैंने, उस पर ध्यान देना है। पहला, एक बिंदु पर सतत फलन, दूसरा विवर्त अंतराल में सतत फलन, तीसरा सैवर्त अंतराल में सतत फलन। सैवर्त अंतराल में 3 शर्तें होती है कि विवर्त अंतराल में यानी ए बी जो बन रखा है उसके बीच वाले बिंदुओं पर हमेशा सतत होना चाहिए, ए पर दाईं ओर से सतत होना चाहिए, बी पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए, और विवर्त अंतराल में ए और बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर होना चाहिए, और x बराबर a पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए, तब फलन क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में, हमने सांतत्यता के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर कोई टॉपिक फिर से समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।